तो नेक्स्ट विस्कोसिटी में जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टोक्स लॉ। ठीक है, पहला हमने विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लिया। जो स्टोक्स लॉ है वो विस्कस फोर्स के लिए ही होता है, लेकिन वो सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए लगता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ स्फेरिकल बॉडी। ठीक, हमने अभी तक जो विस्कस फोर्स देखा था ईटा ए डीवी बाई डी एच, उसमें जो एरिया था वो प्लेनर एरिया रहते थे। जैसे अगर याद हो तो हमने एक प्लेट ली थी एल इंटू बी, एक ब्लॉक लिया था एल इंटू बी, उसके बाद हमने एक सिलेंडर लिया 2πr इंटू एल। अगर कर्व्ड सरफेस हो, जैसे कि अगर स्फेरिकल बॉडीज हो, तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, और इस बॉडी को अगर हम किसी फ्लूइड में मूव करवाएं, ये बॉडी अगर मान लो कोई फ्लूइड है और उस फ्लूइड में ये बॉडी मूव कर रही है, लेट्स से विथ सम वेलोसिटी v, तो जैसे हमने देखा था एक ब्लॉक को मूव करवा रहे थे तो पानी उसे पीछे खींच रहा था, तो वैसे ही फ्लूइड क्या करता है, इस पर एक विस्कस फोर्स लगाएगा Fv। उस फोर्स की वैल्यू हम ईटा ए से नहीं लिख सकते क्योंकि एरिया यहां पर वो नहीं होगा, क्योंकि इसका फ्रंट एरिया कांटेक्ट में बैक एरिया नहीं, तो हम उस तरीके से नहीं लिखते। स्टोक्स ने ये लॉ दिया कि इस स्फेरिकल बॉडी पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, दैट मैग्नीट्यूड इज 6 पाई ईटा आर इंटू वी। कि अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है और v स्पीड से आप मूव करवा रहे हो तो इस पर फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई कांस्टेंट, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड v इज द रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, उन दोनों के बीच में रिलेटिव लिक्विड और बॉडी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन Fv इज always opposite to velocity. Relative velocity is opposite to relative velocity. F is opposite to relative velocity. कि अगर वेलोसिटी राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, वेलोसिटी लेफ्ट में है तो फोर्स राइट में लगेगा, वेलोसिटी ऊपर है फोर्स नीचे, वेलोसिटी ऐसे है तो फोर्स उसके अपोजिट। तो ये विस्कस फोर्स यानी कि 6 पाई ईटा आर वी एक्स अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी, और वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो अब समझ में आया होगा कि अब हम विस्कस फोर्स ईटा ए डेल्टा वी बाय एच से ना लिख करके अब हम विस्कस फोर्स लिखेंगे 6 पाई ईटा आरवी से, लेकिन कब? ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज। अगर कोई स्फीयर मूव करेगा तो उस पर विस्कस फोर्स हम 6 पाई ईटा आरवी से लिखेंगे, ईटा ए डेल्टा वी बाय एच से नहीं लिखेंगे। कोई प्लेनर बॉडी मूव करेगी उसमें ईटा ए डेल्टा वी बाय एच लिखेंगे, लेकिन स्फीयर के लिए यह फॉर्मूला लगाएंगे 6 पाई ईटा आरवी वेलोसिटी के ऑपोजिट। तो इस लॉ को आप नोट कर लीजिए। अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस r है और उसकी डेंसिटी रो भी है। उस बॉडी को हमने एक डीप वाटर सोर्स में जिसकी डेंसिटी रो एल है और विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा है, उसमें हमने उसे रेस्ट से ड्रॉप कर दिया। अब इसको रेस्ट से छोड़ने के बाद हमसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होगी ये हमें निकालना है, जहां पर रोबी की वैल्यू रोएल से क्या है ज्यादा, रोबी इज ग्रेटर देन रोएल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मोशन एनालाइज करते हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। देखो इस पर अगर मैं एनालाइज करूं तो सबसे पहला फोर्स लगेगा जो कि डाउनवर्ड लगता है, वो कौन सा लगता है? mg, जिस कारण से बॉडी मूव करती है, mg, जिसको हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, रो vg। ठीक है, वॉल्यूम को मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसके अलावा इस पर पानी का एक बॉइंट फोर्स भी लगता है, क्योंकि पानी में फुल्ली सबमर्ज्ड है तो एक बॉइंट फोर्स भी लगेगा जिसकी वैल्यू रो एल इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी होगी। ठीक है, पूरा वॉल्यूम समझ है इसलिए पूरा वी। अगर हम बात करें तो दोनों में वीजी और वीजी तो सेम है, लेकिन रो भी क्योंकि ज्यादा है रो एल से, और ये बात भी कर चुके हैं अगर रो भी ज्यादा होगा यानी बॉडी भारी होगी तो बॉडी कहां मूव करेगी? नीचे। तो हमने ये बात भी करी थी बॉडी नीचे मूव करेगी, लेकिन अभी तक हम नॉन विस्कस लिक्विड लेते थे, लेकिन अब की बार हमें लिक्विड की विस्कोसिटी भी गिवन है, यानी लिक्विड विस्कस है। ठीक, यानी फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। इसका मतलब अब जब जैसे ये बॉडी नीचे मूव करना स्टार्ट होगी, देखो mg फोर्स ज्यादा है तो बॉडी नीचे मूव करेगी, फोर्स लगेगा, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो थोड़ी देर बाद ये घटना घटेगी कि थोड़ी देर बाद मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ v हो चुकी है। अब होगा ये कि mg और बॉइंट फोर्स तो अभी भी लग रहे होंगे, लेकिन अब क्योंकि ये पानी में v वेलोसिटी से मूव करने लग गया तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी फ्लूइड में मूव करती है तो उस पर क्या लगता है? एक
विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। वो विस्कस फोर्स की वैल्यू भी हमने देखी थी 6 पाई ईटा आर इंटू वी, वेयर आर इज रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। और हमने ये भी कहा था कि वो जो फोर्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि इस पर एक विस्कस फोर्स और एक्ट करने लग जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर एफ वी, ठीक है, जिसकी वैल्यू 6 पाई ईटा आर इंटू वी। अब होगा क्या कि अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो स्टार्टिंग में जब हमने इसको रेस्ट से छोड़ा था तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम थी। वेलोसिटी अगर कम आएगी, इसके बाद टाइम के साथ बात करें तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इस पर अगर बात की जाए तो mg और बॉइंट फोर्स का रिजल्टेंट कहां आया था, नीचे, जिस कारण से इसके पास क्या आने लगी थी, स्पीड। लेकिन जैसे ही इसके पास स्पीड आएगी अब एक और कौन सा फोर्स लगने लग जाएगा, विस्कस फोर्स। लेकिन यह विस्कस फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम होगी तो विस्कस फोर्स भी कम लगेगा, विस्कस फोर्स कम लगेगा तो ओवरऑल अभी भी इन तीनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, नीचे। तो नीचे फोर्स आने के कारण एक्सेलरेशन नीचे होगा और एक्सेलरेशन नीचे के कारण इसकी स्पीड और बढ़ेगी, स्पीड और बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स थोड़ा सा और बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा लेकिन रिजल्टेंट अभी भी कहां आएगा, नीचे, ठीक है, रिजल्टेंट अभी भी नीचे तो स्पीड और बढ़ेगी। ऐसा कब तक होता जाएगा, ऐसा तब तक होता जाएगा जब क्या होगा कि एक ऐसी स्पीड आ जाएगी जिस स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस, ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। उस इंस्टेंट के बाद स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी और स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में mg फोर्स लगने के कारण स्पीड इंक्रीज होती है, लेकिन क्योंकि विस्कस फोर्स बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है, इस कारण से उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है लेकिन एक टाइम के बाद आके कांस्टेंट हो जाती है। सर स्पीड अगर बढ़ रही है तो ऐसा भी तो हो सकता है विस्कस फोर्स ज्यादा हो जाए तो इसकी स्पीड कम होने लग जाए। एक्चुअली में ये स्पीड बढ़ने के कारण ही विस्कस फोर्स बढ़ रहा था, ठीक है। जैसे अगर मैं एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेकर समझाऊं कि मान लो नीचे की तरफ फोर्स है 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ फोर्स था 20 न्यूटन, बॉइंट फोर्स, ठीक है। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट नेट कितना हो गया, 80 न्यूटन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 80 न्यूटन, जिस कारण से फोर्स नीचे है तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे होगी तो वेलोसिटी भी नीचे होगी। लेकिन वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या होगी, कम। वेलोसिटी कम होगी तो इस पे लगने वाला विस्कस फोर्स भी कम होगा। लेट्स से विस्कस फोर्स अभी कितना हुआ है, 10 न्यूटन, 0 से बढ़कर के थोड़ा 10 न्यूटन हुआ है। अभी भी अगर रिजल्टेंट देखोगे तो रिजल्टेंट कहां आएगा, नीचे 70। नीचे फोर्स, नीचे एक्सेलरेशन, तो स्पीड और बढ़ेगी, स्पीड और बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी और बढ़ेगा। लेट्स से विस्कस फोर्स बढ़कर के हो गया 20, विस्कस फोर्स बढ़ा लेकिन अभी भी नेट फोर्स नीचे ही आएगा 60। फोर्स नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, तो वेलोसिटी और बढ़ेगी, वेलोसिटी और बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स और बढ़ेगा। इस तरीके से वो 50, 60, 70, 79 तक बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ही विस्कस फोर्स 79 होगा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां है, 80 और 79 का रिजल्टेंट अभी भी कहां आएगा, नीचे। फोर्स नीचे है तो एक्सेलरेशन भी नीचे, एक्सेलरेशन नीचे तो वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, वेलोसिटी और बढ़ जाएगी तो विस्कस फोर्स और बढ़ जाएगा और विस्कस फोर्स फिर कितना आएगा, 80। और जैसे ही विस्कस फोर्स 80 हुआ, अब नेट फोर्स क्या हो गया, 0। नेट फोर्स 0 तो नेट एक्सेलरेशन भी 0, नेट एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये फोर्स भी कांस्टेंट, यानी कि अभी भी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो विस्कस फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने के कारण इसकी स्पीड बढ़ तो रही होती है, लेकिन विस्कस फोर्स बढ़ने के कारण एक टाइम पर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो हमें वही इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है कि इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होगी। तो पहले mg फोर्स के कारण बढ़ेगी, जिस कारण से विस्कस फोर्स बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो फिर एक टाइम पर जाकर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। हमें वही मैथमेटिकली इसे डिराइव करना है, ठीक है। तो मैथमेटिकली कैसे डिराइव करें, इस पर अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करूं तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, एक mg और एक बॉइंट फोर्स। इसके अलावा इसमें v वेलोसिटी के कारण एक विस्कस फोर्स भी लग रहा था जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 पाई ईटा rv। तो इस पर नेट नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा था, नेट फोर्स कितना है, mg माइनस बॉइंट फोर्स माइनस विस्कस फोर्स, तो दैट विल बी mg माइनस बॉइंट फोर्स माइनस विस्कस फोर्स, दैट इज 6 पाई ईटा rv,
ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस। इतना फोर्स लग रहा था और हमें पता है फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर हम एक्सेलरेशन को एक और टर्म रख सकते हैं, दैट एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। जो आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, एक्सेलरेशन को dv बाय dt लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, dt की टर्म को इस साइड और इस पूरी टर्म को, ये जो पूरी टर्म है इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं और dt को अपवर्ड, तो इक्वेशन बन गई dt इज इक्वल टू m इंटू dv अपॉन mg माइनस बॉइंट फोर्स माइनस 6 पाई ईटा r इंटू v। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब वेलोसिटी आपको चाहिए तो इसे क्या कर लें, इंटीग्रेट। ये आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब टाइम की वैल्यू 0 थी तब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, 0, क्योंकि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, 0, हमने रेस्ट से छोड़ा था। किसी टाइम t पर मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। वही हमें v कैलकुलेट करना है कि किसी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी होगी। dt का इंटीग्रेशन होता है t लिमिट 0 से t इज इक्वल टू, अगर हम यहां इंटीग्रेट करें m dv अपॉन दिस क्वांटिटी, ठीक है, ये भी v है और ये भी v है, तो dv अपॉन v, 1 बाय v का इंटीग्रेशन या 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ये बन जाएगा ln mg माइनस बॉइंट फोर्स माइनस 6 पाई ईटा r इंटू v। लेकिन जो v का कोफिशिएंट है माइनस 6 पाई ईटा r, इससे डिवीजन में भी आएगा तो डिवाइडेड बाय माइनस 6 पाई ईटा r। जब इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे कि 1 बाय kx का इंटीग्रेशन होता है ln kx बाय k। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक, तो अगर ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया तो अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करें, इसमें हमें लिमिट्स रखनी पड़ेगी, कहां से कहां, 0 से v और यहां लिमिट 0 से t। तो लिमिट रखते हैं, t माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस m अपॉन 6 पाई ईटा r ln, पहले v रखेंगे तो mg माइनस fb माइनस 6 पाई ईटा rv माइनस, फिर जब 0 रखेंगे, v की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0, तो माइनस ln mg माइनस fb। लॉग आपने पढ़ा होगा ln a माइनस ln b इज ln a बाय b, तो इक्वेशन बन गई t इज इक्वल टू माइनस m बाय 6 पाई ईटा r, दिस इज ईटा 6 पाई ईटा r इंटू ln mg माइनस fb माइनस 6 पाई ईटा rv अपॉन mg माइनस fb। ठीक है, इस टर्म को हम इस साइड ले जाते हैं तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, इसी में चेंज कर रहा हूं कि मैं 6 पाई ईटा r को इस साइड ले जा रहा हूं, तो इधर बन जाएगा माइनस 6 पाई ईटा r, ये माइनस उस साइड चला गया, अपॉन m डिवाइडेड बाय m। दोनों तरफ एंटी लॉग लें यानी ln हटाएं तो ये किस में चला जाएगा, e की पावर में। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी कि mg माइनस बॉइंट फोर्स माइनस 6 पाई ईटा rv अपॉन mg माइनस fb इज इक्वल टू e रेज्ड पावर माइनस 6 पाई ईटा rt बाय m, ये e की पावर। ठीक है, अब यहां से हमें v चाहिए तो mg माइनस fb को इस साइड ले जाओ, तो इक्वेशन बन गई mg माइनस fb माइनस 6 पाई ईटा rv इज इक्वल टू mg माइनस fb मल्टीप्लाइड बाय e रेज पावर माइनस 6 पाई ईटा r इंटू टी बाय m, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, mg माइनस हमें 6 पाई ईटा rv चाहिए, तो 6 पाई ईटा rv को राइट हैंड साइड और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड, तो mg माइनस fb माइनस mg माइनस fb e रेज पावर माइनस 6 पाई ईटा rt बाय m इज इक्वल टू 6 पाई इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r इंटू v। ठीक है, mg माइनस fb कॉमन आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी mg माइनस fb 1 माइनस e रेज पावर माइनस 6 पाई ईटा rt इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r इंटू v। हमें v चाहिए तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी mg माइनस fb डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा r मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 6 पाई ईटा आर टी बाय एम।
बाय आर। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। इसे आप नोट करें, फिर इसमें हम थोड़ी फर्दर बात करते हैं। 6 पाई ईटा आर इंटू टी, इसे आप नोट करें, फिर इसमें थोड़ी सी आगे बात करते हैं। अब हमें इस इक्वेशन में ना तो मास गिवन है ना बॉइंट फोर्स पता है, तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले मास के लिए, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा, हमें बॉइंट फोर्स की वैल्यू रखनी है। बॉइंट फोर्स, मास की वैल्यू रख चुके हैं, बॉइंट फोर्स की वैल्यू होती है रो एल इंटू वॉल्यूम समर्ज्ड इंटू जी, दैट इज रो एल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ये वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। रेडियस हमें पता है, मास भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कुल मिला के हमें इधर m, इधर एफ बी और इधर m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व करेंगे तो मैं फाइनली आंसर लिख देता हूं। फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 9 ईटा टी अपॉन 2 रो बी आर स्क्वायर। ये सब ई की पावर में है, 1 माइनस ई की पावर। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। प्रूफ याद रहे ना रहे, आप चाहें तो ये वेलोसिटी डायरेक्टली याद कर सकते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसी में ही अगर हम वेलोसिटी का डायग्राम ड्रॉ करें टाइम के साथ, तो ये कुछ इस तरीके का टर्म आप लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू कुछ क्वांटिटी है, लेट से इस क्वांटिटी को मैं vt से रिप्रेजेंट कर देता हूं। लेट से इस क्वांटिटी को भी vt कुछ मान लेते हैं, इनटू 1 माइनस ई रेज पावर माइनस के टी। इस पूरी क्वांटिटी को मैं k मान लेता हूं। ठीक है, तो माइनस के टी, कुछ इस तरीके का टर्म हमारे पास इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इसको अगर एनालाइज करूं तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, t को पहले 0 रख के देखते हैं, टाइम को 0 रख के देखते हैं। t को जब इधर 0 रखोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, v इज इक्वल टू वी टी 1 माइनस ई की पावर माइनस 0, और 0 इंटू माइनस इज ऑल्सो 0, और e की पावर 0 पता क्या होता है, x की पावर 0 होता है 1, तो e की पावर 0 भी 1, तो ये बन जाएगा वी टी 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 इज 0, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, 0। और वो वेलोसिटी 0 होनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि जब टाइम स्टार्ट हुआ था तो बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 0, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 आनी भी चाहिए हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है, t इक्वल टू 0 यहां रखा, e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, यानी v की वैल्यू 0। अब समझ में आया होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, t को बढ़ाने जा रहा हूं। देखो इसको लिखने का एक और तरीका है, दैट इज वी टी 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी को आप 1 बाई ई की पावर के टी भी लिख सकते हो। अब पता होगा 1 बाई एक्स इज एक्स की पावर माइनस 1, जब आप उल्टा करते हो तो माइनस पावर चेंज हो जाती है, तो इसको नीचे ले जाके पावर को प्लस किया जा सकता है। अब मान लो t बहुत ज्यादा है, t इंफिनिटी बहुत ज्यादा मतलब आपको जितना मानना उतना मान लो, करोड़ से भी ज्यादा, तो e की पावर करोड़, यानी कि ये कुछ इस तरीके का लिखा हो, v इज इक्वल टू वी टी 1 माइनस 1 बाय ई होता है 2.713 की पावर इंफिनिटी, ई की वैल्यू होती है 2.713, ठीक है, की पावर इंफिनिटी, यानी 2.713 की पावर बहुत ज्यादा। 2.713 का स्क्वायर करोगे अप्रोक्सीमेटली 5 समथिंग, फिर 5 इंटू 2.713 क्यूब करेंगे, पावर 4 पावर 5, तो जितनी ज्यादा पावर में जाओगे वैल्यूज उतनी बढ़ती जाएंगी। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16, तो आप 2 के मल्टीपल में बढ़ते जाओगे। वैसे 2.713 को आपको इन्फानाइट बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2.713 इंटू 2.713 इंटू 2.713, और उसको 1 से डिवाइड करना है, तो 1 अपॉन ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है, तो ये क्वांटिटी लगभग क्या आ जाएगी, 0। ये क्वांटिटी लगभग क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 2.713 की पावर इंफिनिटी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन बहुत बड़ी क्वांटिटी बहुत छोटी, तो नियरली 0, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ रही है, वीटी के बराबर। हमने वीटी इसे माना था। ठीक है, एक टर्म रह गया, इसमें एक टर्म और आती है विच इज रो बी माइनस रो एल, 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 9 ईटा टी अपॉन 2 रो बी आर स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म और आती है, तो इसी को भी वीटी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो फाइनली ये वीटी के बराबर आ जाता है, और अगर ये वीटी के बराबर आ जाता है तो इस वेलोसिटी की बात करें तो ये जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 2/9
VT की वैल्यू 2/9 R² रो बी माइनस रो एल अपॉन ईटा। और ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। कैसे? रेडियस कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, डेंसिटी बॉडी चेंज नहीं होगा, लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होगी और ईटा भी चेंज नहीं होगा क्योंकि लिक्विड यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या आ रही है? कांस्टेंट। तो मैंने आपको यही बताया था कि जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी थोड़े टाइम बाद, काफी टाइम बाद, वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए थी? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि बॉइंट फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर पा रहे थे? mg को बैलेंस कर पा रहे थे। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद जाके वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसी को हम बोलते हैं, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी या फिर स्टेडी स्टेट वेलोसिटी। स्टेडी स्टेट वेलोसिटी यानी कि स्टेडी स्टेट पर जाने के बाद, स्टेडी का मतलब कांस्टेंट चीज होने के बाद, कि कोई चीज कांस्टेंट होने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, इट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट वेलोसिटी। एक्चुअली स्टार्टिंग में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन विस्कस फोर्स बढ़ने के कारण एक टाइम ऐसा आया जब ये वेलोसिटी क्या हो चुकी है? कांस्टेंट, इसलिए इसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम इसकी वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं टाइम के साथ, वेलोसिटी का ग्राफ अगर मैं टाइम के साथ ड्रॉ करूं तो आप खुद सोचो कैसा बनना चाहिए कि पहले वेलोसिटी बढ़ती रहनी चाहिए, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, उसके बाद एक टाइम पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? कांस्टेंट। जब इन्फिनिट बहुत टाइम बाद जाके वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? कांस्टेंट। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एक्सपोनेंशियल। इस ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, कि वेलोसिटी पहले बढ़ी 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 बढ़ी, उसके बाद एक टाइम पर जाकर वेलोसिटी लगभग क्या हो गई? कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट। और ये वैल्यू VT के बराबर होगी। VT इज द टर्मिनल वेलोसिटी, और ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर बेस सीधा क्वेश्चन आते हैं कि बताओ फाइनल स्टेट वेलोसिटी कितनी होगी। किसी बॉडी को फ्लूइड में छोड़ा, बताओ इसकी फाइनल स्टेट वेलोसिटी कितनी होगी। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2/9 रेडियस का स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन ईटा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये इसकी वेलोसिटी का ग्राफ है। कई बार हमसे बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पूछा जाता है कि बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ बताओ। तो देखो, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो अगर किसी चीज की वेलोसिटी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ हमेशा बढ़ता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का स्लोप वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का स्लोप भी बढ़ना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ताकि उसका स्लोप लगातार टाइम के साथ बढ़ता रहे। आप चेक करो, इसका स्लोप, लाइन का स्लोप लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक इन्फिनिट टाइम पे जाने के बाद ये लाइन नियरली क्या हो जानी चाहिए? स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाइन रीजन रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल वेलोसिटी वाला रीजन, कि पहले स्पीड बढ़ेगी, सॉरी पहले डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ेगा यानी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके बाद एक टाइम पे जाके ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, लगभग स्ट्रेट लाइन। ये टाइम इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन वाले ने पूछा है तो हम ये मान लेंगे कि उसने स्टेडी स्टेट वेलोसिटी बहुत जल्दी अचीव कर ली। ठीक है, तो इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कर्व बनता है। पहले कर्व होगा बढ़ते स्लोप का, फिर कांस्टेंट स्लोप की लाइन, वो टर्मिनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि स्टेडी स्टेट वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका है जिसको मैं मेथड नंबर 2 से बताऊंगा। मेथड नंबर 1 काफी लेंथी था, जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा। मेथड नंबर 2 बहुत ही आसान है, तो इसे आप पहले नोट करें, फिर टर्मिनल वेलोसिटी का आपको मेथड नंबर 2 बताएंगे। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी का एक और मेथड देखने आ रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी एक और मेथड से कैसे निकाली जा सकती है। हमने क्या किया था? हमने ये किया था कि एक R रेडियस की बॉडी को हमने लिक्विड में रेस्ट से रिलीज किया था। रेडियस R, रो बी इसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी रो एल, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसको रेस्ट से छोड़ा था। फिर हमें बताना था कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कितनी होगी, यानी कि जब ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पर होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी पर होगा, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। हमें VT की वैल्यू बतानी है जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी होगी। सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, जब वेरिएबल वेलोसिटी है वो आपको इंटीग्रेशन से ही निकालनी पड़ेगी। तो अब अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन का जीरो होना। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन का जीरो होना मतलब ये होता है कि इसके नेट फोर्स जीरो होगा।
इसका मतलब हम इस पे सेकंड मेथड ये लगा सकते थे कि अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो आप इस पर नेट फोर्स क्या कर दीजिए, जीरो, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स ऑटोमेटिकली जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करने जा रहे हैं इस मेथड में, इस बॉडी पर नेट फोर्स को जीरो करने जा रहे हैं। देखो एक फोर्स लग रहा था इस पे mg, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी mg। दूसरा इस पे एक बॉइंट फोर्स लगता था जिसकी वैल्यू रो एल इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी, यानी कि रो एल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। इसके अलावा इस पर एक और विस्कस फोर्स लग रहा था। देखो वेलोसिटी नीचे है तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा 6 पाई एटा आर इंटू वी, 6 पाई एटा आर वी। और अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है तो इन दोनों का रिजल्टेंट बराबर होना चाहिए mg के। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि रो बी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी दैट इज mg इज इक्वल टू, mg is equals to upward force rho l into 4/3 pi r cube g plus 6 pi eta r into vt। ठीक है, रो एल इंटू 4/3 g, इसको इस साइड ले तो ये 4/3 pi r cube g 4/3 pi r cube g कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा रो बी माइनस रो एल इंटू 4/3 pi r cube g इज इक्वल टू 6 pi eta r into vt। हमें टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए तो 6 पाई एटा आर को नीचे ले जाते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी रो बी माइनस रो एल मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब जी डिवाइडेड बाय 6 पाई एटा आर। सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, इसको 2 से कट करेंगे तो ये 3 बन जाएगा और एक आर से आर क्यूब का बन जाएगा आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, वीटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है चेक करो, 2 आर स्क्वायर जी, ये बच जाएगा तो 2 आर स्क्वायर जी अपॉन 3 3 जा 9 इटा मल्टीप्लाइड बाय रो बी माइनस रो एल। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कर चुकी होगी, अचीव कर चुकी होगी। तो ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी। तो ये मेथड सिर्फ तभी लगाएंगे जब वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्वेशन हम तभी यूज कर पाएंगे जब नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, इसी में ही अगर एक केस बनाया जा सकता है कि अगर मान लो रो भी कम हो, लेट से बॉडी अब की बार हल्की है, यानी कि रो एल भारी है, मतलब लिक्विड भारी है और बॉडी हल्की है, तो अब इस केस में अगर हम बॉडी को रेस्ट से छोड़ेंगे तो अब इस बार ये बॉडी नीचे जाने के बजाय कहां जाएगी, ऊपर। अगर हम किसी वुड को पानी में ले जाके छोड़ेंगे तो वो ऑफ कोर्स कहां भागेगा, ऊपर। यह केस तब था जब रो भी ज्यादा था, बॉडी भारी थी, मेटल की थी, तब वो नीचे डूब रही थी। यहां पर ये बॉडी किसकी बनी हुई है, वुड की, तो अब की बार ये कहां जाएगी, ऊपर। तो अब की बार ऊपर लगेगा बॉइंट फोर्स, नीचे लगेगा mg, और क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो अब की बार विस्कस फोर्स कहां लगेगा, नीचे। ध्यान रखना, विस्कस फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है, तो वेलोसिटी किधर भी हो विस्कस फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट। तो पहले आप वेलोसिटी डिसाइड करो कि ये बॉडी की टेंडेंसी कहां जाने की है, ऊपर, क्योंकि हल्की है, रो भी कम है, तो ये ऊपर जाएगी, तो वेलोसिटी ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, तो विस्कस फोर्स नीचे। तो इस केस की जो टर्मिनल वेलोसिटी आती है, फाइनल स्टेडी स्टेट वेलोसिटी, उसमें कोई चेंज नहीं आता, 2/9 आर स्क्वायर जी बाय ईटा, बस चेंज आ जाता है रो बी माइनस रो एल की जगह रो एल माइनस रो बी। यानी उस केस में बस डेंसिटीज का ऑर्डर चेंज हो जाता है, रो बी माइनस रो एल की जगह रो एल माइनस रो बी। ठीक है, तो बस आपको अगर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद हो तो आप यही फॉर्मूला याद रखें, अगर रो एल ज्यादा होगा तो बस रो एल माइनस रो बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेडी स्टेट का वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसे हमें याद रखना है क्योंकि इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, इसे आप नोट कर लें। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है, डेंसिटी रो बी है। इसको हमने वाटर लेवल से कुछ सर्टेन हाइट पर इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया। ठीक है, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये पानी की सरफेस पर पहुंचा, तो जब ये पानी में एंटर हुआ, हमने ये चेक किया कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रह रही थी, यानी कि पानी के अंदर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग गया। ठीक है, पानी की डेंसिटी रो एल है और पानी की विस्कोसिटी ईटा है, तो हमें बताना है कि आपने उसे कितनी हाइट से रिलीज किया होगा
ये एच की वैल्यू आप बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम जब ये पानी की जस्ट टॉप सरफेस पर होता है, लेट से हम उसकी वेलोसिटी लेते हैं v। ये v कैसे निकालें, उसके लिए हमें यहां से यहां क्या लगाना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, या काइनेमेटिक्स भी लगा सकते हैं जैसा आप चाहें। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं। यहां से यहां सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि एयर में सिर्फ ग्रेविटी फोर्स होता है, एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल वर्क इज mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। यहां से v की वैल्यू √2gh आ जाएगी। आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, वहां से भी सेम आंसर आएगा, v² इक्वल टू 0² प्लस 2gh। हाइट h है, हाँ इसमें एक्सेलरेशन आपको -g लेनी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी फिर -h, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे। तो वहां से v की वैल्यू सेम आ जाएगी √2gh, चाहे आप काइनेमेटिक्स लगाएं चाहे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। यानी कि इसकी पानी में एंटर होने से पहले जस्ट पहले स्पीड होगी √2gh। अब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो जब स्पीड से एंटर हुआ तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लग गया। हमें पता, लेकिन पानी के पास क्या है, विस्कोसिटी। पानी के पास विस्कोसिटी है तो पानी फ्रिक्शन फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से आया है, ये एक्चुअल में कौन सी वेलोसिटी से आया है, टर्मिनल वेलोसिटी से। क्योंकि अगर ये पहले से ही टर्मिनल वेलोसिटी से एंटर हो तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या रह जाएगी, कांस्टेंट। तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0, यानी कि ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी रही होगी। अगर टर्मिनल नहीं होती तो फिर ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती थी। तो कांस्टेंट होने के लिए ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। इसका मतलब कि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है √2gh, ये एक्चुअली में कुछ और ना होकर के ये टर्मिनल वेलोसिटी के ही बराबर है, तभी कांस्टेंट रहेगी। यही हमें समझना है कि यही वेलोसिटी टर्मिनल है तभी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो टर्मिनल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2/9 r²g/eta इंटू ρb माइनस ρl। यहां से आप h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2gh इज इक्वल टू 4/81 r⁴g² मल्टीप्लाइड बाय ρb माइनस ρl। ठीक है, एक g से g कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 2r⁴g/81 eta² ρb माइनस ρl। ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। कितनी हाइट से छोड़ेंगे ताकि उसके पास स्पीड आएगी और वही स्पीड टर्मिनल स्पीड के बराबर है, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रह पा रही है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास एक ड्रॉप है, पानी की ड्रॉप है जिसका रेडियस क्या है, r। अच्छा, पानी की ड्रॉप अगर एयर में मूव करे, अगर एयर में मूव करती है तो उसके पास भी टर्मिनल वेलोसिटी vt अचीव हो जाता है। ठीक, अगर आप किसी वाटर ड्रॉप को बहुत लार्ज डिस्टेंस से छोड़ें तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसकी स्पीड लगभग क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करने लगता है। क्यों, क्योंकि एयर की भी सर्टेन विस्कोसिटी होती है। तो जब कोई बॉडी किसी विस्कस फ्लूइड में या विस्कस एयर में मूव करेगा तो उसके पास भी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वही दिया है कि एक ड्रॉप है जिसकी रेडियस क्या है, r, और इसकी एयर के अंदर जो टर्मिनल स्पीड थी वो v थी। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे ड्रॉप्स थे जिनकी सबकी स्पीड क्या रहेगी, सेम। क्यों, क्योंकि सबका मटेरियल सेम है। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी की बात है, टर्मिनल वेलोसिटी है क्या, 2/9 r²g/eta ρb माइनस ρl। तो इन सब का रेडियस सेम है, g सेम है सबके लिए, ईटा यानी कि एयर का विस्कोसिटी सेम है, डेंसिटी ऑफ बॉडी दोनों पानी है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि एयर की डेंसिटी भी सेम है। अच्छा, इस केस में इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी कहलाएगी और इसकी डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी कहलाएगी, क्योंकि अब की बार ये बॉडी है और ये फ्लूइड है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि अगर मान लो इन दोनों ड्रॉप को मर्ज कर दिया जाए, इन दोनों ड्रॉप से एक ड्रॉप बना ली जाए, तो अब हमें बताना है कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है सर, पहले दोनों, इसकी भी v है इसकी भी v है, तो दोनों को जोड़ देंगे तब भी टर्मिनल वेलोसिटी v रहेगी। दोनों की अब टर्मिनल वेलोसिटी मिला के v नहीं रहेगी। v नहीं रहने का रीजन क्या है कि एक्चुअली में जब आप दोनों ड्रॉप्स को मिलाओगे तो अब क्या होगा कि इनका रेडियस चेंज हो जाएगा। जब दोनों ड्रॉप्स मिलेंगे तो एक बड़ा रेडियस बनाएंगे, और अगर रेडियस चेंज हो जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। देखो, दो ड्रॉप से एक ड्रॉप बनाने पर क्या हुआ, जी चेंज नहीं हुआ,
एयर की विस्कोसिटी चेंज नहीं हुई, 2/9 चेंज नहीं हुआ, बॉडी की डेंसिटी, पानी और पानी मिलके पानी ही होगा तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, और लिक्विड की डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, यानी एयर की डेंसिटी। तो इस केस में जो सिर्फ क्वांटिटी चेंजेबल है दैट इज रेडियस r², और रेडियस ऑफ कोर्स दो ड्रॉप को मिलाएंगे तो चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि नया रेडियस अगर मेरे को पता लग जाए तो हम नई टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नया रेडियस कैसे निकालें? फ्रॉम वॉल्यूम कंजर्वेशन, कि दो ड्रॉप से अगर एक ड्रॉप बनी है तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। पहले वॉल्यूम था 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, और ऐसी कितनी ड्रॉप्स थी? 2, और फाइनली वॉल्यूम हो चुका है 4/3 पाई r'³। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r'³ इज इक्वल टू 2r³, दैट इज r' इज 2 की पावर 1/3 इंटू r, यानी नया रेडियस जो होगा वो 2 की पावर 1/3 टाइम्स हो चुका होगा पुराने रेडियस का। तो पहले जो टर्मिनल वेलोसिटी थी वो r² के प्रोपोर्शन में थी, पहले जो टर्मिनल वेलोसिटी थी वो r² के प्रोपोर्शन में थी। अब मान लो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी v' हो चुकी है, तो जो नई टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो नए रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगी, यानी कि v' इज प्रोपोर्शनल टू r' का मतलब 2 की पावर 1/3 r का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं v' इज प्रोपोर्शनल टू 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 2 की पावर 2/3 r², और पुरानी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r²। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा नई टर्मिनल वेलोसिटी पुरानी टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3। तो फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी इज 2 की पावर 2/3 टाइम्स ऑफ v, यानी कि नई टर्मिनल वेलोसिटी 2 की पावर 2/3 हो चुका होगा। ठीक है, इसी में अगर ध्यान रखना, अगर आप n ड्रॉप्स को मर्ज कराओ, इफ n ड्रॉप्स मर्जेस, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स, ठीक है, सारी ड्रॉप्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, तो अगर n आइडेंटिकल ड्रॉप्स को आप मर्ज करवाओगे तो ध्यान रखना उस केस में फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी n की पावर 2/3 हो जाती है, यानी जितनी ड्रॉप्स मिलाओगे उसकी पावर 2/3। कैसे समझते हैं? यहां पर ये 2 किस कारण से आया? क्योंकि दो ड्रॉप मर्ज हुई, अगर 3 होती तो यहां 3 आता, 4 होती तो यहां 4 आता, यानी कि यहां जो नंबर आया है वो n है, जितने ड्रॉप्स मर्ज हुए, यानी यहां पे भी n आएगा। यहां अगर n आएगा तो यहां n आएगा नंबर ऑफ ड्रॉप्स, यहां अगर n आएगा तो यहां भी n आएगा, n की पावर 2/3। तो इसका मतलब n की पावर 2/3 टाइम्स हो जाएगी अगर आप n ड्रॉप्स को मर्ज कराओगे तो। इसे नोट करें।